हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजी पाठशाला। मैं हूं विद्या और आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ गई हूं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जो कि है भारत का संविधान। ठीक है, पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो उससे रिलेटेड हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, वो भी लक्ष्मीकांत बुक से, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ में इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि क्या 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 उसका एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपका बेस क्लियर हो। और उसके तहत हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब देखने वाले हैं, है ना। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण बुक से हम लोग प्रीवियस ईयर पूरे ऑब्जेक्टिव जितने भी आए हैं उसको देखेंगे। और उसके तहत आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। हम लोग को पता होना चाहिए कि भारत को ऑपरेट करने के लिए अंग्रेजों को बहुत सारे उनको संवैधानिक विकास करना पड़ा, बहुत सारे एक्ट उनको लाने पड़े, बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट लाए, है ना। तो उसके तहत भारत को इन्होंने ऑपरेट किया या फिर रेगुलेट किया। तो उसके तहत हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट आए हैं। अच्छा ये बताइए, ये सब एक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जो अंग्रेज है उनको ये सब एक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि टाइम टाइप पे अपने शेड्यूल को चेंज करते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में 1793, 1813, 1833, ऐसे बहुत सारे एक्ट आए, रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद में भी भारत शासन अधिनियम भी बहुत सारा आया। तो क्या एक एक्ट से काम नहीं चल सकता था? चल सकता था, लेकिन समय समय में ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना पड़ता है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। उसके कारण उन्होंने हर 20 साल में या फिर हर कुछ साल में जैसे उनको ज़रूरत पड़ती थी उस तरीके से वो एक्ट लाते थे और उसमें अपने जो पुराने जो हैं उसको वो चेंज करते थे, है ना। तो इसी बेसिस में सबसे पहला एक्ट था हमारा, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट का नाम रेगुलेटिंग ही क्यों पड़ा? जैसे कि गैस में रेगुलेटर होता है ना, गैस में रेगुलेटर होता है उसको आंच को कम ज़्यादा करने के लिए, उसी तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत को रेगुलेट करने के लिए। और इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया? ये तो ट्रेड करने के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ था कि 1757 में बक्सर का प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया के जो मेन जो बंगाल के जो लीडर थे वो हार चुके थे। उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ, जिससे दिल्ली के जो मुगल थे वो भी हार चुके थे। इसके कारण इनको क्या करना पड़ा, इनको एक्ट लाना पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि इनको राजा मेन थे, राजा हेड थे। लेकिन क्या हुआ था कि ये जीत चुके थे। अब राजा को हटा के वो खुद शासन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो विद्रोह कर देती। इसके कारण से वो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू राजा को कंट्रोल करते थे और वहाँ के एरिया को पूरा रेगुलेट करते थे, ट्रेड भी करते थे, साथ ही साथ रेगुलेट करने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम भी अंग्रेज करने चालू कर दिए थे। उसी के कदम में सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 का। तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या बोलता है और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश बाय विच एक्ट? किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट या फिर विनियमन अधिनियम 1773 के तहत क्या किया गया? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है, क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी, मतलब स्टार्टिंग था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इसके तहत 1774 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम था, उसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई सबसे पहली बार। इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे ना, वो एलिजा इम्पे थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, तो बताएंगे आप कि 1774 में कलकत्ता में किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक साल बाद जस्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। जबकि अन्य न्यायाधीशों के चैम्बर में और भी दो लोग थे, जिसमें कौन थे? लिमेस्टर एंड हाइट थे। ज्ञातव्य है कि यह देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखो सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कहीं नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे जो सुनवाई होती थी, ये जो फैसला करता था ये न्यायालय, उसके खिलाफ
इस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध ना लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट तो बोला गया है भारत का सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन इसके खिलाफ लंदन में अपील की जा सकती थी। कालांतर में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में संघीय फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संघीय फेडरल न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई, कौन से अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ आया गया होगा कि 1773 के एक्ट के तहत सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो ये आपको पता है, इसको विनियमन अधिनियम भी बोला जाता है, साथ ही साथ इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। तो उस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एम्पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए दिया था ना वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत दिया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार शिक्षा के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने 1 लाख दिया था वो चार्टर अधिनियम 1813 में दिया था। देखिए एजुकेशन के लिए 1 लाख तो दिया था इन्होंने, लेकिन वो पैसे का यूज़ नहीं किया गया उस चीज़ के लिए। एजुकेशन के लिए दिया गया था लेकिन मुझे एजुकेशन में खर्चा नहीं हुआ, बल्कि वो यूज़ ही नहीं हुआ, मतलब सिर्फ आवंटित किया गया था लेकिन वो लगाया नहीं गया। ठीक है, 1813 की चार्टर व्याख्या 1813 की चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान तथा स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करे। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान निम्नलिखित थे, मतलब 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान था। कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया और कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। मतलब कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक क्या थी, सिर्फ यहाँ पे ट्रेड कर सकती थी, बाकी दूसरी कंपनी नहीं कर सकती थी। उस एकाधिकार को ना 1813 के एक्ट में बंद कर दिया गया। अब दूसरी कंपनी भी ब्रिटेन से आके यहाँ पे व्यापार कर सकती थी, लेकिन चाय और जो चीन का व्यापार है ना वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, चाय और चीन के साथ व्यापार। बाकी सब जगह व्यापार, मतलब मसाले वसालों में जो भी व्यापार होता था वो सब कौन कर सकता था, दूसरी कंपनी भी भारत से कर सकती थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने एवं बसने की अनुमति मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ईसाई मिशनरी कब भारत में आए, तो कौन से एक्ट के थ्रू आए, कब कौन से एक्ट में इसको छूट दिया गया। तो 1813 के एक्ट में ईसाई मिशनरियों को आज्ञा दी गई, मतलब छूट दिया गया कि वो भारत में भी जाके प्रचार प्रसार कर सकते थे। इससे पहले क्या था कि ईसाई मिशनरी आके भारत में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम उनके धर्म में अगर हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसलिए वो मना था तब तक से। लेकिन 1813 के एक्ट में उनको छूट दे दिया गया कि आप जाके धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, मतलब अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में हुआ था। मतलब भारतवासी भी देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव हो पाया। देखिए क्या हुआ था कि सबसे पहली बार जो आज्ञा मिली थी ना कि सिविल सर्विस जो है चालू किया जाएगा, वो 1833 के एक्ट में ही किया गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ, वो 53 के एक्ट में लागू हुआ। लेकिन यहाँ पे आज्ञा मिल गई थी और प्रशासन में भी भारतीयों को इन्वॉल्व किया गया था। भारतवासियों को सर्वप्रथम देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना 1833 के अधिनियम से संभव हुआ। भारत में अंग्रेज राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत 1833 के चार्टर एक्ट में ही मिलते हैं। 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के भारत में व्यापार से संबंधित अधिकार पत्र को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और उसे ब्रिटिश काउंसिल की ओर से भारत को प्रन्यास ट्रस्ट के रूप में अपने नियंत्रण में रखने
मतलब कि अब ऐसा था कि ब्रिटिश क्राउन जो है ना वो भारत को अपने नियंत्रण में रखेगी, इस तरीके का यहाँ पे आया था, क्योंकि सबसे पहली बार 1833 के चार्टर एक्ट में ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया था, है ना, आपको याद होगा। तो रूप में अपने नियंत्रण में रखने तथा प्रशासन करने की अनुमति दे दी गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, मतलब 1833 के एक्ट में ही ना कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उसको समाप्त कर दिए गए, और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। ठीक है, मतलब जो कंपनी जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या करना था, सिर्फ तो सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करने थे, व्यापारिक अधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मार्ले मिंटो सुधार 1919 का प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो का कौन सा नहीं है यहाँ पे बोला है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटर, मतलब विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। दूसरा है ऑप्शन बी, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत। तीसरा है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। और चौथा है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो ये गलत है, ये निगेटिव बात बोल रहा है, बल्कि धीरे धीरे क्या होगा कि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया जाएगा। तो हमारा कौन सा सही नहीं है बोला है, तो डी सही नहीं है। ठीक है, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, ये सही है, धीरे धीरे विधान परिषद के आकार में वृद्धि ही होगा। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, तो ये भी होगा। और सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो सुधार का ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति कौन से सुधार, मतलब कौन से प्रावधान के तहत आया था, तो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये 1919 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत आया था। और इलेक्टेड मेंबर वर नॉट परमिटेड एट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये गलत है पूरी तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि आप मार्ले मिंटो सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कैसे याद रखेंगे। देखो, मार्ले मिंटो ये है 9-9, ठीक है, मतलब ये छोटा है। मार्ले मिंटो क्या है, छोटा है, थोड़ा छोटा दिख रहा है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू जो है ये बड़ा दिख रहा है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा दिख रहा है ना, चेम्सफोर्ड भी बड़ा है और मॉन्टेग्यू भी बड़ा है। ठीक है, तो मार्ले मिंटो पहले आया था, ऐसे याद रखना, छोटा वाला पहले आया था, फिर बाद में बड़ा वाला आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो मिंटो जो थे उस समय के क्या थे, वायसराय थे, और मार्ले जो थे भारत के क्या थे, राज्य सचिव थे, जो कि ब्रिटेन में बैठते थे, और मिंटो क्या थे, यहाँ के वायसराय थे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे संख्या को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीकरण किया जा रहा है, क्योंकि 1833 के अधिनियम में क्या किया गया था, भारत के लिए एक गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि सिर्फ बंगाल का था अभी तक, है ना। तो उसी के तहत अब केंद्रीकरण किया जा रहा है। उसी के तहत क्या हो रहा है, जो संख्या है ना उनको बढ़ाकर 60 कर दी गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद है ना, प्रांत में विधान परिषद होता है, उसके आकार में धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं लोग। और साथ ही साथ में केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, सरकारी जो बहुमत है उसको बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। जो प्रांत वाले जो थे, मतलब कि जो प्रांत में डिवाइड था बहुत सारा भारत का पार्ट, ठीक है, जैसे कि बंगाल, मद्रास, है ना, कलकत्ता, इस तरीके से। तो सपोज मद्रास प्रांत, तो मद्रास प्रांत में एग्जाम्पल है, में परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के ना प्रथम भारतीय सदस्य थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में मतलब किस भारतीय को सदस्य पहली बार बनाया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे।
1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार का सबसे गलत निर्णय था। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, मतलब कि यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश की गई। सबसे पहले हम मुस्लिम लीग बन गया था, 1906 में बना था, ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। तो अब क्या हुआ, मुस्लिम लीग बना। तो अब भारत और मतलब हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए सबसे पहला जो कदम था, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो अपनाया गया 1909 के पार्लियामेंटो सुधार के तहत, जिसमें मुस्लिमों को अलग आरक्षण दिया गया और हिंदुओं के लिए अलग कर दिया गया, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया गया। मार्ले मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये सब किया जा रहा था, ठीक है। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाय कैमरल फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इंडिया का जो लेजिस्लेचर था ना, वो बाय कैमरल कब बना था, पहली बार। क्या बना था, एक्ट ऑफ 1961 या फिर एक्ट ऑफ 1917 या फिर 1919 के एक्ट में या 1915 के एक्ट में। तो 1919 के एक्ट में सबसे पहली बार द्विसदनी विधायिका लाया गया था, बाई कैमरल लाया गया था सबसे पहली बार, है ना। मतलब जैसे कि विधायिका होती है ना हमारे यहाँ पे, वो द्विसदन लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरीके से पहली बार जो द्विसदनी विधायिका जो लाया गया था ना, वो 1919 के एक्ट के तहत लाया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में, देखो ये कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, ठीक है। देखो राज्य परिषद जो है ना, देखो इन हम लोग का भी लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन उन लोग का क्या था उस समय, केंद्र में द्विसदनी विधायिका, मतलब राज्य परिषद नाम था एक का, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा क्या था, एक राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा था। और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। राज्य परिषद जो है उसकी सदस्य की संख्या 60 थी तथा केंद्रीय विधानसभा की संख्या जो है ना, वो 144 थी, है ना। जैसे कि सपोज लोकसभा में 144 मेंबर हो और राज्यसभा में 60 मेंबर हो, इसी तरीके से काम हो रहा था। इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, मतलब कि प्रांतों में ना द्वैध शासन प्रणाली का भी प्रवर्तन किया गया। और मतलब इसमें केंद्रीकरण में केंद्र में द्विसदनी विधायिका बनाई गई थी, एक राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 क्लियरली डिफाइन, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। तो पहला है न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण, या फिर केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, और तीसरा है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वायसराय की शक्तियां, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की ना अधिकारिता जो है ना, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। किसमें किया गया था, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता 1909 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए भारत, देखो अभी यहाँ पे क्या किया गया, ये नहीं बताया गया कि 1857 की क्रांति भी हुई थी बीच में। इससे पहले पूरे रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 93 का भी बोला जाता है, लेकिन लक्ष्मीकांत के बुक में नहीं है। फिर 1813, फिर 1833, उसके बाद में जो आया वो भारत शासन। अब क्योंकि भारत बोलने लग गया, मतलब 1857 की क्रांति हुई, तो क्राउन के शासन के अधीन आ गए, हमारा भारत अधीन आ गया है हम लोग। तो क्या हुआ कि अब उसको भारत शासन अधिनियम बोला गया। तो 1857 की क्रांति के बाद जितने भी अधिनियम आएंगे, अब उसको क्या बोला जाएगा, भारत शासन अधिनियम आएगा बोला जाएगा। उससे पहले जितने भी अधिनियम आए उसको क्या बोला गया, रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था, 1921 में लागू किया गया था, ठीक है, ये अधिनियम। और यह अधिनियम अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया था। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी। क्या क्या विशेषताएं थी
देखो, केंद्रीकरण का जो काम था ना वो 1933 के अधिनियम में हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा शक्तियों का पृथक्करण हो रहा है। तो विषयों को पहली बार केंद्रीय व प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया, मतलब 1919 के एक्ट में अब यहाँ पे शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे अभी है ना, अभी भारत में जैसा चल रहा है, शक्तियों का पृथक्करण है। केंद्र जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन राज्यों को भी शक्ति है। उसी तरीके से अभी क्या हो रहा है, 1919 में प्रांतीय विषयों को आरक्षित व स्थानांतरित दो श्रेणियों में बांटा गया। मतलब कि केंद्र और प्रांत मतलब स्टेट के विषय प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया तथा उनके जो विषय होना है ना उनको आरक्षित व स्थानांतरित दो श्रेणियों में बांटा गया। राज्यपाल के पास जैसे अभी वीटो की शक्ति है, उसी तरीके से 1919 के एक्ट में वीटो की शक्ति दी गई, सबसे पहली बार शक्ति थी। और राज्यपाल विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्रियों की नियुक्ति करता था। ठीक है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, मतलब कि जो प्रांत है, जो स्टेट है, उसमें द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम थी, जैसे अभी है लोकसभा मतलब विधानसभा विधान परिषद, उसी तरीके से। तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, मतलब कि जो केंद्र है वो क्या कर रहे हैं, राज्यों को भी कुछ शक्ति दे रहे हैं जिससे कि वो कार्य कर सके। ठीक है। विधायिका की शक्ति मतलब विधि बनाने की शक्ति दिया जा रहा है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर इसमें सिखों को भी शामिल किया गया, है ना। मतलब कि अब देखो 1919 में पहली बार मुस्लिमों को दिया गया था अलग से। सांप्रदायिक का जो सबसे पहले गेम खेला गया वो मुस्लिमों के लिए लाया गया कि तुम्हारा अलग सीट होगा, अलग रिजर्वेशन होगा, अलग से तुम वोट डालोगे, अलग से तुम अपने लीडर को चुन सकोगे। उसी तरीके से यहाँ पे सांप्रदायिक जो निर्वाचन है ना उसको बढ़ाकर इसके दायरा को सिखों के लिए भी लागू किया गया। राज्यों में द्वैध शासन पद्धति मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो राज्य है उसमें 1 अप्रैल 1900 ईस्वी को लागू की गई, जो 1 अप्रैल 1937 तक चली। ठीक है। राज्यों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, देखो राज्य मतलब केंद्र है और प्रांत मतलब स्टेट है। जो अभी का जो हमारे यहाँ पे और कितने स्टेट हैं, 28 हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम से, जबकि केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1935 के अधिनियम से लागू की गई। ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के अधिनियम से, लेकिन प्रांतों में मतलब राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था पहले ही लागू कर दी गई थी। ठीक है। विधानसभा विधान परिषद ये 1919 के अधिनियम में लागू कर दी गई थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है ना वो 1935 के अधिनियम में लागू की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है। प्रांतों की कार्यकारिणी में सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तो 1909 में हो गई थी, है ना। मार्ले मिंटो सुधार तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है डिवोशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर टू द प्रोविनेंस। केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी हुआ था, मतलब पहला भी हुआ था। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था भी लागू हुई थी और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण भी हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ठीक है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस में लाया गया था, तो ये लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लाया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया, क्योंकि इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की शक्तियों पर, जो गवर्नर जनरल है ना उसकी शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं था,
है ना, वो कुछ भी कर सकता था। संरक्षित व हस्तांतरित विषयों का विभाजन मनमाना और स्वेच्छाचारी था, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक संरक्षित एक और हस्तांतरित विषय। उसमें ना जो विभाजन था ना वो मनमानी था, मतलब अपने हिसाब से किसी को भी दे देना ऐसा वाला। और अंतिम रूप से गवर्नर जनरल ही संपूर्ण प्रशासन की इसमें धुरी था 1935 के अधिनियम में। तो गवर्नर जनरल के पास शक्तियाँ असीमित थी, इसलिए इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो ये तो सही है, शक्तियों का विभाजन किया गया था 1935 के तहत। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। तो ये भी सही है, अखिल भारतीय महासंघ मतलब यूपीएससी का प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो ये भी सही है, ठीक है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। तो ये बिल्कुल गलत है, अवशिष्ट जो विषय है ना, रेसिडुअल सब्जेक्ट, वो गवर्नर के तहत हुए थे। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को प्रदान की गई थी। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का सुझाव दिया, मतलब यूपीएससी। प्रस्तावित संघ में भारतीय प्रांतों तथा मुख्य कमिश्नरों के प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना वैकल्पिक था। दूसरा है, केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची थे, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ले लिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। उस समय ना संघ सूची में 59 विषय थे, राज सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, है ना। आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई और इस प्रकार इस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था रखी। और क्या था, इसने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया, मतलब 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। प्रांत में मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे सपोज अभी के टाइम में क्या है कि द्वैध शासन इन द सेंस मतलब विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो विधानसभा बस है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत सारे राज्यों में है, मतलब मैक्सिमम राज्यों में ऐसा ही है कि विधानसभा बस है, विधान परिषद नहीं है, बस कुछ 6 राज्यों को छोड़ के। तो अभी के जैसा है, मतलब अभी जैसा चल रहा है उसी तरीके का कुछ रूल्स रेगुलेशन आ गया था, मतलब उसी तरीके का कुछ बन रहा है। आप देख रहे होंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, मतलब राज्यों में समाप्त कर दिया, तथा प्रांतीय स्वायत्तता का ना शुभारंभ किया, मतलब जो प्रांत हैं वो अपना जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, इसका शुभारंभ हुआ 1935 के तहत। और प्रांत का कारिणी प्राधिकार गवर्नर में निहित था एवं गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद थी, ठीक है। गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद थी, मतलब जिस तरीके से अभी के टाइम में होता है मेन हेड हमारा, उसको सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, उसी तरीके से गवर्नर को सलाह देने के लिए 1935 के अधिनियम में मंत्री परिषद थी। गवर्नर को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई तथा प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया, इसी अधिनियम के तहत हुआ था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली और राज्यों में समाप्त हो गया था। इसमें 6 राज्य थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ठीक है। इस तरीके से 6 प्रांत थे। और में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की 6 प्रांतों में। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1935 के अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2, जैसे कि अभी लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी है, फिर
साथ ही साथ में CGPSC है, और अगर दो लोगों का, दो स्टेट है, वो अगर कंबाइंड रूप से बनाना चाहे एक लोक सेवा आयोग, तो उसका भी प्रावधान है। मतलब अभी जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से पूरा 1935 के अधिनियम में आ गया था। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई 1937 में, और इस न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में स्थित थी। मतलब मेन ब्रांच जो था वो नई दिल्ली में था, जिसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। मतलब जब तक ही ब्रिटेन हमारे ऊपर राज किया उस समय सुप्रीम कोर्ट ना के बतौर था। मतलब ना कि हम लोग बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे पहले बना था, एलिजा पे सबसे पहले उसके गवर्नर थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता क्या है कि उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे लंदन में प्रीवी काउंसिल में उसके विरुद्ध के अपील वहाँ पे किया जा सकता था। ठीक है, अपील किया जा सकता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं था। ठीक है, उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ही बर्मा तथा अदन को भारतीय शासन से पृथक कर दिया गया। अगर अभी बर्मा जो मतलब बर्मा जो अभी बोला जा रहा है वो म्यांमार अभी का नाम है ना, उस समय बर्मा बोला जाता था। तो बर्मा अगर 1935 के अधिनियम से अलग नहीं किया जाता तो क्या होता कि बर्मा अभी शायद ऐसा होता कि बर्मा भी भारत के साथ ही आज़ाद होता, और क्या पता बर्मा भारत का राज्य का अंग होता, भारत का अंग होता। जैसे कि पाकिस्तान को क्या पता पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होता या बांग्लादेश के अंडर में होता, है ना। तो इस तरीके से हो सकता था। तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को अलग किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्त नहीं है। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा सही नहीं है 1935 के अधिनियम में। तो डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविनेंस, तो ये गलत है। ठीक है, सेंटर एज वेल एज प्रोविनेंस में नहीं था, सेंटर में बस डायरकी था, और प्रोविनेंस में मतलब कि राज्यों में द्वैध शासन नहीं था। द्विसंधि विधानमंडल ये सही था। प्रांतीय स्वायत्ता ये तो सही था, प्रांतीय स्वायत्ता दिया गया था। और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया, तो ये भी तीनों सही है। पहला आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है 13 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो अभी आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया, मतलब कि यूपीएससी प्रस्तावित किया। तो ये भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। नेक्स्ट है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। बाय विच वन ऑफ द निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। तो कहाँ पे ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, तो ये हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था। ठीक है, एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया है जो क्या कहलाता था, तो वो फेडरल कोर्ट कहलाता था। ठीक है, फेडरल कोर्ट कहलाता था, संघीय न्यायालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो मैंने अभी बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई, है ना। संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था, संघ सूची, राज सूची तथा संवर्ती सूची। जिन विषयों का उल्लेख किसी भी सूची में नहीं था उसे अवशिष्ट विषय कहा गया, मतलब जिसमें किसी में नहीं था वो अवशिष्ट विषय था, और वो किसके पास था, अवशिष्ट विषयों पर प्रांतीय गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का वितरण संघ सूची में 59 सब्जेक्ट, प्रांतीय सूची में 54 विषय और
समवर्ती सूची में 36 विषय में किया गया। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र एवं राज्य के मत भिन्नता होने की स्थिति में संघ को प्राथमिकता प्रदान की गई, जो कि वर्तमान संविधान में भी मान्य है। भारतीय संविधान के अनुसार बनाई गई वर्तमान व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 की योजना पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किस उल्लेखित योजना पर आधारित था। मतलब कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ था वो किस योजना पर आधारित था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। कौन सा नहीं है बोला है, तो एक देश के लिए लिखित संविधान, तो ये तो गलत है, देश के लिए लिखित संविधान तो भारत शासन अधिनियम में नहीं लाया गया था। और दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, तो ये तो सही है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि इसके तहत लाया गया था। और एक संघ की योजना पर विचार, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवैचित मतलब नॉमिनेट किया जाना, जो सरकारी सदस्य है उसको नॉमिनेट किया जाना, तो ये भी सही है। कौन सा सही नहीं है बोला था, तो लिखित संविधान की का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। एक्सप्लेनेशन देख देते हैं हम लोग। देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था, जो कि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधान निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इस अधिनियम की विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। अखिल भारतीय संघ केंद्र में द्वैत दोहरा शासन, प्रांतों को स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन, आरक्षण और सुरक्षा, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिधारण, सांप्रदायिक चुनाव का मतलब क्या होता है, जो कि 1909 में मार्लियामेंटो सुधार के तहत आया था और सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। उसी तरीके से इसको बढ़ाते गए। पहले इन लोग 1935 के अधिनियम के तहत ये किसके लिए लाया गया, जो पिछड़े हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके लिए भी लाया गया। अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार, भारत परिषद की समाप्ति, प्रस्तावना का अभाव, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल आदि। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों का गठन भी किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश भारत में 11 गवर्नर के प्रांत तथा 6 मुख्य कमिश्नरी प्रांत थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 जो थे वो गवर्नर के प्रांत थे तथा 6 जो थे वो मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी, जिन्होंने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। 1935 के अधिनियम को क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा गांधी जी ने दी, मतलब कि पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, जो कि अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो इसी के तहत पहली बार 1942 में बोला गया था कि भारत में का एक संविधान बनेगा करके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंध 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद भी थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 26 जनवरी 1950 तक चलते रहे और इसी के आधार पर उस समय भारत सरकार का कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। प्रांतीय सरकारों का गठन, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, प्रांतीय सरकारों का गठन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत व मुख्य कमिश्नरी के प्रांत थे। तो अभी हमने पढ़ा है 11 गवर्नर के प्रांत थे, ठीक है, और मुख्य कमिश्नरी के प्रांत कितने थे, तो 6 थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया है, यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। तो भारत स्वतंत्र कब हुआ, 1947 में हुआ, तो अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया।
और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम गवर्नर में प्रवर्तन में आ गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह नहीं कहा गया कि देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत मुख्य बातें निम्नलिखित थी। 15 अगस्त 1947 से भारत में भारत और पाकिस्तान नाम से दो डोमिनियन की स्थापना हो जाएगी। डोमिनियन स्टेट मतलब ब्रिटिश के अंदर, मतलब इस तरीके से पहली बार घोषणा की गई थी। ठीक है, प्रत्येक डोमिनियन के विधानमंडल को अपने लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा, मतलब वो अपना कानून बना सकेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम, कोई भी जो अधिनियम था ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम कोई भी डोमिनियन में वैध नहीं होगा। मतलब कि ब्रिटिश चाहे कोई भी रूल्स रेगुलेशन ये दोनों राज्यों में लागू नहीं होगा, मतलब भारत पाकिस्तान देश में लागू नहीं होगा। ठीक है, तो वो खुद अपना बना सकेंगे 15 अगस्त 1947 के बाद। तो ये ऐसा बोला गया तथा उसका किसी भी प्रतीक या उपाधि में प्रयोग नहीं होगा। भारत सचिव और भारत कार्यालय के कार्य ब्रिटिश संसद में समाप्त हो जाएंगे, ऐसा बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो महाराजा हरि सिंह ने ना विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे अक्टूबर में किया था 1947 को किया था। कब किया था? 1947 को किया था, अक्टूबर में किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन फोर्स, मतलब भारत का संविधान लागू हुआ। तो आपको पता है संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। तो ये भी ठीक है। और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो हमको यहाँ पे व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। तो पहली बार तो महाराजा हरि सिंह हस्ताक्षर करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा। फिर भारत का संविधान लागू हुआ 1950 को लागू हुआ, तो ये दूसरा हो जाएगा 1, 2। और तीसरा है जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, तो ये तीसरा हो जाएगा। और कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, तो ये लास्ट में होगा। संविधान लास्ट में कश्मीर राज्य का लागू होगा, हमारे संविधान के साथ इनका लागू नहीं होगा, हमारे बाद लागू हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला सबसे पहले आएगा, फिर दूसरा वाला फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 की रात कश्मीर को भारत में विलय करने का फैसला लिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तब से कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत के विलय को अनुमोदित किया। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। देखो कितने साल बाद लागू हुआ। 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत प्रदत्त जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान की व्यवस्था समाप्त हो गई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर का विभाजन कर इसे जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में बना दिया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब से प्रभावी हुआ, तो 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ। और 31 अक्टूबर को क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती होता है। ठीक है, तो तब से ये लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के और भारतीय गवर्नर जनरल बोला है तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। मतलब भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद में गवर्नर जनरल ये 1950 तक रहे। ठीक है, देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के मतलब भारत स्वतंत्र होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, लेकिन जब भारतीयों को जब लॉर्ड माउंटबेटन हट गए उसके बाद में कोई भारतीयों को बनाया गया तो वो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो कि 1948 से 50 के बीच में थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम और वो भी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसके पश्चात गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है बोल रहा है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में ने समर्थन किया। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। ठीक है, तो ये तो सही है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। और कौन सा एक सही है बोला है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्न दिया, मतलब कि इसी के रेफर टू फंडामेंटल राइट, तो इसने नहीं दिया था फंडामेंटल राइट 1935 के अधिनियम ने। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए, तो ये भी गलत है, मूल अधिकार तब शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्न किया, तो कहीं पे भी मूल अधिकारों की बात सिर्फ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हुआ, उससे पहले बात नहीं की गई थी। ठीक है, संविधान बनाने की बात कही गई थी क्रिप्स मिशन के तहत, लेकिन मूल अधिकार देने की बात नहीं कही गई थी, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मतलब 1। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी उसने मौलिक अधिकार निहित थे, है ना। नेहरू समिति 1928 में बना था, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे, है ना। और मार्च 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था रावी नदी के किनारे, है ना, रात के टाइम में उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पारित किया था, मूल अधिकारों की मांग को उस समय दोहराया था। 1928 में उनके पिताजी लाए थे, उसके बाद में नेहरू जी भी 1931 में इसको दोहराए थे। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, कांग्रेस के एक संकल्प में कहा गया कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, जो कि 1928 में आया था। और साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध किए जाने के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के सर्वमान्य संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने को कहा गया। ब्रिटिश बोले कि क्या आप आज़ादी के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप अपना कुछ आप भारत को चला पाएंगे, इतने बड़े एरिया को, इतने बड़े राज्य को, तो एक संविधान का एक प्रारूप ही बना के दिखा दीजिए। तो उस समय नेहरू रिपोर्ट आया था, लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग भी मानने से इनकार कर दिया था, और साथ ही साथ में BR अम्बेडकर भी मानने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में आया था, एक 10 सर्वदलीय समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट कहा गया। सन 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है, और कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है, कि बिजनिंग ऑफ डायर की द्विशासन पद्धति का आरंभ कहा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको लेना है 1919 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो ए का हम लेंगे थर्ड। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और ए का थर्ड सिर्फ डी में दिख रहा है। ए का थर्ड हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1919 में आया था, मैंने पहले ही बताया था, याद रखना है कैसे। मार्ले मिंटो छोटा है तो 1919 भी छोटा है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बड़ा है तो वो 1919 में आएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्तता चालू हुई थी 1935 के तहत, हमने कई बार पढ़ा है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता ना, ये 1916 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग, ये सब क्या हो गए थे, एक साथ हो गए थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत क्या हुआ था, उस 1919 के तहत क्या हुआ था, तो बिजनिंग ऑफ डायर की द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता 1919 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, और भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। एक सदनी विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा था। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। तो आप बोलेंगे भारत 1947 में आज़ाद हो गया था और 1950 में तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया था, तो जो चुनाव है वो क्यों इतना लेट हुआ? तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जो संविधान बना रही थी, वही क्या हुआ था, 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, जो क्या कर रहे थे, संविधान का निर्माण कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। इसके साथ में ये एक मंत्रिपरिषद की तरह भी कार्य कर रहा था। मतलब भारत में क्या लागू करना है, कैसे देखना है, कैसे संभालना है, इस तरीके का भी पूरा वो काम को संभाल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ में। ठीक है, तो वो कब तक चला? 1952 तक चला। ठीक है, 5 साल तो वो भी चल गया। यहाँ पे 2 52 और उधर 3 1947 से आज़ाद होने के बाद 52 तक चला और 52 में फिर चुनाव हुए। प्रथम लोकसभा का चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। 51 से चालू हुआ था, 52 तक चला। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें से कांग्रेस के कुल 364 सीटें हासिल हुई थी। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। चलिए अब मैच करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में आया था। अगस्त ऑफर कब आया था? अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 को। वेवेल योजना कब आया था? तो वेवेल योजना आया था 1935 को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 को। तो आप मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ए। भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940 और वेवेल योजना 1945। तो इस तरीके से भारत में संवैधानिक विकास, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है और आपको यूट्यूब में ये 3-3, 5-5 घंटे का मिलेगा। मैंने इसको शॉर्ट में और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं कोई दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगी, मतलब आगे का ही रहेगा। हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन चलेंगे और पूरा संविधान हम ख़त्म करेंगे विद ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्लेनेशन। तो मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।